नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। अभी पिछले एपिसोड में आपने प्रोफेसर मलिक साहब से जेनजेड के बारे में और जेनजेड के हवाले से जो पूरी दुनिया की क्या स्थिति है, किस तरह का मार्केट डेवलप हो रहा है, हो क्या रहा है, माने पिछले से आपने बताया आपको कि 60s से लेकर के और आज तक मतलब कितना लंबा सफ़र तय हो चुका है। और आपने ये भी बताया कि ये जो स्थितियाँ, जो पूंजीवाद पूरी दुनिया में छा चुका है, पूरी दुनिया को छा ही क्या चुका है, पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले चुका है। शायद जेनजेड का जो आप स्वरूप देख रहे हैं इस पूंजीवाद के विरोध में है। अपने लिए रोजगार की ज़रूरतों को खोजते हुए और सबसे पहले की शिक्षा की जो स्थिति है बद से बदतर होती जा रही है। एजुकेशन की जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो लगातार डिक्लाइन कर रही है। इन सब चीज़ों को आपने अभी सुना। हम उसके आगे की बात इस एपिसोड में करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। अजय जी, जो बात जहाँ पर हम लोगों ने पिछली बातें कंक्लूड की थी उससे ही थोड़ा सा आगे बढ़े। उसमें मैंने पूरी तरह से ज़्यादा जोर अर्थतंत्र पर दिया था और पूंजीवाद के विकास पर, पूंजीवाद के ढांचे पर, पूंजीवाद के विस्तार पर किया था, किस तरह से आज हुआ। अगर उसको थोड़ा सा रिकैप कर दिया जाए तो सन 91 में सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया जी। और दुनिया में समाजवाद की या पूंजीवाद के विकल्प की जो एक संभावना थी वो करीब करीब 91, 92, 93 के करीब ख़त्म हो गई। चीन में भी माओ त्से-तुंग की मृत्यु हो गई। हमारा चाहे जितना विरोध हो माओ त्से-तुंग से या चीन से, वो अपनी जगह पे है, लेकिन सपनों की दुनिया में अगर कोई एक बेहतर समाज बनाने का है तो उसमें वहाँ भी कोशिशें हुई। जी बिल्कुल। वो सारी कोशिशें ख़त्म होकर वहाँ पूंजीवाद वहाँ भी आ गया, एकदम से लपक कर आ गया। तो एक जिसे कहते हैं कि इसको एक अमेरिकन प्रेसिडेंट के एडवाइज़र थे ब्रेजिंस्की साहब, उन्होंने कहा था इट इज़ ट्रायम्फ ऑफ कैपिटलिज्म। ये हमारी विजय है पूंजीवाद की, ये पूरी दुनिया में हम ही हम हैं और कोई नहीं है। एक तो ये हिस्सा हुआ और उसके संकट होंगे। देखिए, जब पूंजीवाद पूरी दुनिया में जाएगा तो वो ऐसे नहीं होगा, उसके संकट होंगे, क्योंकि पूंजीवाद के साथ टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई है। कल तक के पूंजीवाद में मजदूरों की ज़रूरत थी, एक मध्यम वर्ग की भी ज़रूरत थी जो अकाउंट्स वगैरह रखे। हाँ। आज के पूंजीवाद में एआई आने के बाद किसी अकाउंटेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मजदूर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रोबोट आ जाएगा। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन से अलग नहीं हो पाएगा। आप पूंजीवाद के विकास की बात करेंगे तो ये इसी तरह, लेकिन पूंजीपति इस सिस्टम को सपोर्ट करेगा क्योंकि उसका मुनाफा इसमें बढ़ेगा, मुनाफा बेहद बढ़ेगा, लीप एंड जंप एकदम से लेगा एकदम। दूसरी बात, अच्छा इसमें एक चीज़ करके कंक्लूड कर दूँगा। एक चीज़ जो इसमें एक है कि एक अमेरिका में सन 68, 69, 70 में जो यूरोप में मूवमेंट ख़त्म हो गए, जो एक कल्पनादर्शी समाजवाद की या बराबरी की बात करते थे, उस तरह का आंदोलन हुआ था। उसके बाद वो बिट गया सर 67, 68, 69, 70 उसमें सब कुछ ख़त्म हो गया। वो फिर वो अपने जगह पे आ गया जहाँ पर अमेरिका में। उसके बाद 90 के दशकों में एक अलग मूवमेंट हुआ जिसको वो 1% बनाम 99% कहते थे। मतलब 1% के पास सारा पैसा है और 99% के पास नहीं है। वो बिल्कुल से मतलब असहाय है और उसको वहीं काम करना पड़ेगा और बेरोजगार भी हो गया, क्योंकि पूंजीवाद का की जो गति है, का जो बढ़त है, उस बढ़त में उसके लिए जगह नहीं। तो 1% अगेंस्ट द 99, ये एक मूवमेंट चला था बहुत बड़ा, लेकिन वो मूवमेंट फेल हो गया, वही मूवमेंट फेल हो गया। बड़ा मूवमेंट हुआ था, ऐसा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व बैंक की जो मीटिंगें होती थी,
जिसमें सारी दुनिया के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर लोग इकट्ठा होते थे। उनके सामने बड़ा बड़ा धरना, बहुत आंदोलन, बहुत कुछ होता था, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद भी वो नहीं हो पाया। मैं इसलिए इस बात को रख रहा हूँ कि हमको इसके बारे में एक रणनीतिक समझ भी बनानी है। यहाँ पर मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। जो दूसरी बात जो उभरती है वो डेमोक्रेसी की बात उठती है, पार्टिसिपेशन की बात उठती है, रिप्रेजेंटेशन की बात उठती है। आज हम कहें तो हमारे यूथ को नौकरी भी चाहिए और संसद में जगह भी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए। संसद में ही नहीं, क्लासरूम में भी, यूनिवर्सिटीज़ में, फैक्ट्री में, जो ऑफिसेज हैं उसके अंदर, सारी जगहों में उसको रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए, उसको अपनी बात कहने के लिए जगह भी चाहिए। डेमोक्रेसी की ये डेमोक्रेसी का दायरा भी इस टेक्नोलॉजी और पूंजीवाद ने छोटा कर दिया है और निरंतर करते करते आज वहाँ लाया है जिसको हम फासीवाद कहते हैं, फैसिज्म कहते हैं, फैसिज्म में ला दिया उसको। तो ये जो है, दूसरा एक चीज़ और हुआ है जो हमारे यूथ के साथ भी एक समस्या है, उनके साथ भी एक समस्या है, जो हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ समस्या है। आप देखेंगे कि ये बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, थोड़ा इस बीच में भी और कुछ आंदोलन हुए हैं जो डेमोक्रेसी के लिए आंदोलन हुए हैं। उसमें पहला आज से 20 साल पहले का एक आंदोलन है, मिस्र में हुआ था और उसमें भी यही था। जैसे आज भी नेपाल में नहीं पता लग रहा कि किसने करवाया। हाँ, ये केवल लड़के 18 से 25 वर्ष के बीच के लोग इकट्ठा हो गया और उन्होंने सब कर डाला, जो कुछ भी कर डाला। ठीक उसी तरह की एक घटना मिस्र में और अरब दुनिया के बहुत सारे देशों में हो गई थी और उसमें किसी को पता नहीं था किसने करवाया। ये जो टेक्नोलॉजी आई है, ये जो अपनी इंटरनेट की है और इसकी है, उसके माध्यम से हुई है, इसमें दो राय नहीं है। और अगर कोई टेक्नोलॉजिकल उसका दे, लेकिन जो दूसरी तरफ जो समस्या है कि हमारे यहाँ एक एलियनेशन या एक तौर से अकेलापन भी आया है हमारे समाज में। हम पहले पान की दुकान में खड़े होकर बहुत बात कर लेते थे। हाँ, मुझे याद है कि हम ट्रेन में जब भी जाते थे तो ट्रेन में एक आध स्टेशन के बाद आते आते तीसरे स्टेशन तक बिल्कुल गर्म बहस होने लगती थी। जी, सही बात कह रहे हैं। आज अगर आप ट्रेन पे जाएं कोई बहस नहीं होती, बहस बंद हो गई। काफ़ी कम हो गई है, अगर थोड़ी बहुत हो भी गई है तो बहुत कम है। लेकिन पहले तो बाकायदे जिसे कहते हैं पूरा कमरा जो है उसी में शामिल हो जाता था उसमें। पूरी बोगी में बैठे लोग जो है। तो मेरा कहना ये है कि एक पान के बीड़ा, एक कप चाय या ट्रेन की जर्नी, सब के माध्यम से जो हमारा एक समाज बनता था जिसमें हम एक बहुत तरह की बातें करते थे, बहुत तरह सोचते थे। लेकिन ये बेसिकली डेमोक्रेसी के छोटे छोटे कण हैं ये, हैं जो समाज में घूमते रहते हैं, ऐसे ही बिखरते रहते हैं। ये अब गायब हो रहे हैं। आज की तारीख में पान की दुकान के सामने भीड़ नहीं है, क्योंकि सबके पास ये है, मोबाइल फ़ोन देख रहे हैं, ये है वो है। अब तो घरों में आपस में दो ही आदमी हैं तो वहाँ भी संवादहीनता है और दोनों अपने अपने मोबाइल में बिजी हैं। आप सोचिए कि बनारस शहर में हम लोग हैं, बनारस शहर में न जाने कितनी अड़ियाँ होती थी, अड़ी कहा जाता है। जी। अड़ी में बहस होती थी, बात होती थी। हमको कलकत्ते के बारे में भी थोड़ा बहुत एक समय थोड़ा बहुत 68-70 के करीब कलकत्ते के बारे में कुछ सूचनाएं मिलती थी। कलकत्ते में एक सिस्टम था, रॉक अड्डा कहते थे, मतलब हर मकान के नीचे एक छोटी सी जगह होती थी। अच्छा, बाई द वे कलकत्ता ही नहीं, दक्षिण भारत में भी है, पांडिचेरी में मैं जाता हूँ, पांडिचेरी में भी है। और उस पर एक सज्जन ने बहुत अच्छी नावल भी लिखी है उस पर। तो वो है कि एक जगह होती थी, थोड़ा सा वो बैठने की पत्थर में, उसी में बैठ के गप मारते रहते थे। हमने एक बार ऊपर खिड़की से झांक के सुना उस बात क्या हो रही थी। तो बात हो रही थी कि ज्योति बसु का राजपाट था, चीफ मिनिस्टर थे,
तो ज्योति बसु के फ्रिज में क्या है तो आप सोचिए कि बहस का जो 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 एक दायरा है वो इतना विस्तृत था। ज्योति बसु के फ्रिज में क्या से लेकर वियतनाम की लड़ाई तक और उससे हमारी बेरोजगारी तक, हाँ, सब कुछ जुड़ जाड़ के एकदम से आता था वो। थिन्नई, हाँ, दक्षिण भारत में वो तमिल में उसको थिन्नई कहते हैं। वो बैठना, उसमें ये था कि भाई लोग आते थे, कस्बों से आते थे, अपना बैठ जाते थे वहाँ पर, फिर गप चलता था कि भाई क्या हो, क्या नहीं हो, कैसा हो। तो उसमें वो आदमी जब तक कि वो मकान मालिक अपना दरवाज़ा खोल के ना आए और या तो उनको भगा दे या उनसे बातचीत करे, तो वो एक परंपरा थी। ये सारी परंपराएं खत्म हो रही हैं। बिल्कुल। बनारस की अड़ियाँ खत्म हो रही हैं, कलकत्ते का रॉक अड्डा खत्म हो रहा है, दक्षिण भारत का थिन्नई खत्म हो रहा है। अब जो है आदमी जो है एटोमाइज्ड जिसे कहते हैं, एक इंडिविजुअल बन रहा है एकदम से अपने में, वही अपना मोबाइल फोन के भीतर है। मैं खुद ही उसके भीतर आ गया हूँ, बाकी हाँ। का क्या कहूँ। हाँ, सही बात है। हर कोई वही है, हम हो, आप हो, सबकी स्थिति वही हो गई है। तो ये भी एक स्थिति है। इससे ये हो रहा है कि हम अपने एजेंडा ठीक से नहीं तय कर पा रहे। हमको चाहे जो भी हो, हमारा राष्ट्रीय आंदोलन अगर कहीं से बना तो कचहरियों से बना, पान की दुकानों से बना, इसी तरह की जगहों से बना। दी रेस्टोरेंट एक जमाने में बनारस का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट होता था। किस वजह से? अरे 47 से लेकर 48 से लेकर सन 80 तक लगभग एक वामपंथ का भी एक प्रभाव था, सब कुछ था। और कांग्रेस पार्टी थी, सोशलिस्ट पार्टियां थी, कम्युनिस्ट पार्टियां थी, कांग्रेस पार्टी थी, बीजेपी उसमें बहुत धीमी धामी थी, छोटी म्यूनसिपलिटी के लेवल की पार्टियां होती थी, लेकिन बहस खूब होती थी, खूब बहस होती थी, ओपन बात। उन सब बहसों का परिणाम था। लोग कहते हैं, जो अगर आप यूरोपियन लिटरेचर खोल के देखें तो जो फ्रेंच क्रांति है वो पेरिस के कॉफ़ी हाउसेस से शुरू हुई थी। कॉफ़ी हाउसेस आज खाली हो गई हैं। इलाहाबाद का कॉफ़ी हाउस सर्वश्वदयाल सक्सेना से लेके न जाने कितने लोगों के नाम से भरा पटा हुआ है, जो सन 50, 60, 70 निराला से लेके कोई भी नहीं वो छूटता था जो इलाहाबाद के कॉफ़ी हाउस में बैठकर बात न करे। कुछ वकील भी आते थे, साहित्यिक आते थे, कुछ राजनीति में नए समझ वाले आते थे, सब जोड़ा। ये देखिए, ये चीज़ों को हम अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये एक जैसे कहते हैं एक जनरल लेवल पे एक डेमोक्रेटाइजेशन के प्रोसेस के, कॉन्शसनेस के प्रोसेस को ये समृद्ध करती हैं, बनाती हैं, आपको इकट्ठा करती हैं, आपको लाती हैं, आपके विचार एक होते हैं। तो ये एक प्रक्रिया बंद हो गई है। तो इस प्रक्रिया के बंद होने के कारण अब रिप्रेजेंटेशन की मांग, डेमोक्रेसी में हिस्सेदारी की मांग और भी बढ़ेगी, स्वाभाविक है। क्योंकि कोई जगह नहीं है जहां हम बात करें। और इस बंद होने का जो 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 दौर है, इस बहसों के बंद होने का, इस पूरी की पूरी विमर्श के बंद होने का, मैं इसको अगर अपनी भाषा में आज कोई डिफाइन करूं तो मैं कहूँगा, हिंदी में कहूँगा तो जन विमर्श जिसे कहते हैं, और अगर अंग्रेजी में सोशियोलॉजी की भाषा को उधार लेके बात करूँ तो कहूँगा सबाल्टर्न या पीपल्स डिस्कोर्स, या सबाल्टर्न डिस्कोर्स, ये ख़त्म हो गया। तो ये ख़त्म हो जाने पे उसकी मांग मैंने जो बात तो उठेगी। और बेचारा यूथ भी इसी से लेता था, हम लोग खुद ही उसी में पैदा हुए हैं। तो आज की यूथ के लिए तो बेचारे के लिए और बड़ी समस्या है, कहाँ जाए वो। उसके लिए तो वो जन विमर्श का भी जो दायरा था वो भी खत्म हो गया, वहाँ आइसोलेशन आ गया है, कुछ नहीं है वहाँ, शून्य है। तो एक शून्यता, निराशा और सब कुछ को जोड़ के हम झंझट के इस पूरी रिवोल्ट, और इन सब का एक वो भी है ना सर कि आदमी जब अपनी उस समय जो आप बता रहे हैं कि चाय की दुकान हो, पान की दुकान हो, कुछ नहीं है तो चार आदमी आपस में जो है वो एक मूंगफली वाले से मूंगफली खरीद लिया और उसको तोड़ते खाते कहीं भी इकट्ठा हो गए या चलते फिरते अपना चले गए, अपना बात करते हुए चले गए।
एक तरह से अपना एक्सप्रेशन जो था वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है। तो उसकी वजह से दूसरी सारी बहुत सारी समस्याएं खड़ी हुई हैं। केवल वही नहीं, आदमी का स्वास्थ्य भी उससे प्रभावित हो रहा बिल्कुल है। प्रभावित हो रहा है, बिल्कुल प्रभावित हो रहा है। और ये देखिए, ये चीज़ों को इसलिए हम कह रहे हैं कि इसको लोग ध्यान शायद कम दे रहे हैं, लेकिन ये कि हमको ध्यान देना चाहिए। ये जो एलिनेशन आइसोलेशन आया है, ये एक बड़ा भारी फैक्टर है हमारे समाज के डीपोलिटिसाइजेशन का, गैर राजनीतिकीकरण का। नहीं तो कोई ताकत नहीं थी जिससे कि इस तरह की जो सिस्टम्स हैं वो अपना काम चला ले जाए। जी। आज जो जिस तरीके से 2014 से परिवर्तन हुआ हिंदुस्तान में, उस परिवर्तन का प्रतिवाद जो है बन नहीं पाया उस तरफ से। क्यों हुई इस तरह बातें? क्योंकि ये चीज़ें लोगों को देखना चाहिए। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं भीतर के, ये उड़ गए हैं, गायब हो गए हैं, तो कहाँ जाएंगे? और अगर उसका कभी एक जिसे कहते हैं विस्फोटन होता है, तो जैसे नेपाल में विस्फोटन हो गया, नहीं है नहीं है नहीं है, तो पटक के मारो भाई, फिर एकदम से तोड़ दो, सब कुछ खत्म कर दो। ये हम लोग गुरुदत्त की एक पिक्चर होती थी, हमको नाम नहीं याद आ रहा है, उसमें वो कहते थे जला दो, तोड़ दो, इस तरह के गाना था, बहुत बहुत पॉपुलर गाना था हमारे ज़माने का, 60 के दशक का। तो ये जो एक दोनों चीज़ बनती है, आइसोलेशन और भयंकर रिवोल्ट, ये दोनों की संभावना बनती है इस चीज़ की। तो एक डेमोक्रेटाइजेशन की जो प्रोसेस है वो भी कमज़ोर है, और एक स्वस्थ डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस की भी बड़ी आवश्यकता पड़ती है एक नए समाज बनाने के लिए, या किसी भी समाज को बदलने के लिए, या किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए। जी। उसके लिए हमारे आधार खत्म हो गए। अब हम पढ़ने के लिए क्या पढ़ेंगे? तो साथ जो भी पढ़ेंगे वो सब आ रहा है उसी तरह का कि भाई ऑटोमेशन ही सही है। मैं AI के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ता हूँ, मुझे हैरत होती है, आश्चर्य होता है कि लगभग अखबारों में लगभग 60-65-70% जो आर्टिकल्स आ रहे हैं वो AI के सपोर्ट में आ रहे हैं। जी। जबकि बाकायदे एक अमेरिका का, मैंने अमेरिका क्या, उसको विश्व का हम कहेंगे, मैकिन्सी एक कंसल्टेंसी है जो पूरे वर्ल्ड बिजनेस को देखती है, चलाती है, उसको वो करती है, कंसल्टेंसी सर्विस है। मैकिन्सी का कहना है कि आगे आने वाले दिनों में 10 में से 7 नौकरियां, 7 जॉब्स खत्म हो जाएंगी। जी। लेकिन अखबार क्यों लिख रहे हैं? हम अपने बहुत मित्र, और जो ऐसे मित्र जो हमारे समाजवादी आंदोलन के साथ ही रहे, ऐसे भी उनसे बात करता हूँ तो कहते हैं अरे AI से इतना सशंकित मत होइए। मैं तो सशंकित हूँ, मैं तो सशंकित हूँ एक भविष्य के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि AI उसकी वजह से रोका जाए। मेरा कहना ये है, जो एक कल परसों मैं किसी सोशल फोरम में देख रहा था, एक महत्वपूर्ण बात, ये दीपंकर भट्टाचार्य ने जो CPI के जी। जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने उठाया कि संविधान तो बना, और जिसकी बात मैं भी लगातार कहता रहा हूँ, संविधान तो बना, इसने वोटिंग राइट दे दिया, लेकिन जब तक समाज में गैर बराबरी नहीं खत्म होती है, एक सामाजिक समरसता नहीं बनती है, तब तक इस संविधान का दुरुपयोग लोग करते रहेंगे और इस संविधान का कोई मतलब नहीं होगा। नतीजा यही हुआ है, जिस तरह की पार्टियां चुन के आ रही हैं, जिस तरह के लोग चुन के आ रहे हैं, वो सब इसी तरह के लोग हैं। और उससे हो क्या रहा है कि जो बात उठाई जा रही है कि ठीक है, संविधान में आपने दे दिया, ये ताकत दे दी, ये सब कर दी, लेकिन ये संविधान का उपयोग कौन कर रहा है? किसके हाथ में संविधान? जो राजसत्ता में रहेगा उसके हाथ में संविधान रहेगा। संविधान कहती है कि एक इलेक्शन कमीशन बनाइए, हमने इलेक्शन कमीशन बना दिया। इलेक्शन कमीशन बनाइए, उसमें संविधान में ये नहीं लिखा हुआ है भैया कि आप बिल्कुल से अपने गुलाम को, अपने चपरासी को वहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दीजिए, लेकिन हमने बना दिया, हमने अपने चपरासी को ही बना दिया। होम मिनिस्ट्री के एक अफसर को बना दिया, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो अमित शाह का नौकर था। तो अब वो किस तरह का जवाब करेगा? क्यों नहीं वोट चोरी करेगा? क्यों नहीं वोट चोरी का समर्थन करेगा? क्यों नहीं उस पूरे उसको बातों को आगे ले चलेगा?
सुप्रीम कोर्ट में ये परेशानियां आ रही हैं, ये आएंगी। जज भी तो इसी समाज से निकले हुए हैं। हाँ, हाँ, उनमें भी तमाम वो कमजोरियाँ होंगी, समाज की कमजोरियाँ, उसको लेते हुए जाएंगे। वो जो बैगेज है, जी। जो जिसको कहा जाता है कल्चरल बैगेज, सांस्कृतिक जो झोला है, झोला तो साथ साथ चल रहा है। तो ये नहीं है कि जज होने का। अभी मार्कंडे काटजू की एक बात सुन रहा था, मार्कंडे काटजू बड़े पागल आदमी है, लेकिन एक हद तक मैं कहूँगा कि साफ, बहुत साफ बात, साफ गोई के साथ अपनी बात बहुत साफ करते गोई हैं। के साथ बात करते हैं। कह रहे थे कि भाई मैंने किसी चुनाव में वोट नहीं किया। तो उनके जो क्वेश्चन कर रहे थे कि साहब आपने वोट नहीं किया, ये तो अच्छी बात नहीं, डेमोक्रेसी पे चली कैसे, आप इतनी बात कर रहे हैं, इतनी विरोध कर रहे हैं। तो कहा कि क्या करेंगे, हम लोगों को कहते थे कि अगर वोट ही करना है आपको तो 4 ठग हैं, उसमें चारों ठग में आप जो जिस ठग को चाहते हैं उसको कर लीजिए, अपने पसंद के ठग को चुन लीजिए। तो ये जो बातें हैं, ये जिस तरह से बातें बनी हैं हमारे समाज में रिप्रेजेंटेशन के मामले में, डेमोक्रेसी के मामले में, ये बड़ी एक खतरनाक बिंदु है। यहाँ से फैसिज्म शुरू होता है, फासीवाद से। आज हिंदुस्तान में हमको लगता है हमारे भारत में सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो फैसिज्म के रोकने की लड़ाई। हमको फिर से पुनर्शिक्षित करना है लोगों को कि हम लोगों को प्राइमरी स्कूल बंद करने का और इस तरह से हायर एजुकेशन में न जाने देने का की नीतियों को हम समर्थन न करें, हम उसके बारे में कुछ कहें। बिल्कुल हैं, हम उसके बारे में न केवल कुछ कहें, उसके विरोध में खड़े हों, उसके प्रतिरोध का संगठन बनाएं, प्रतिरोध का ढांचा बनाएं, तभी कुछ हम कर सकते हैं। तो ये जो बातें हो रही हैं, ये बातें हमको बड़ी सता रही हैं। ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से आ रही है, बाकी चीज़ों के माध्यम से आ रही है। बहुत सारे बड़े विद्वानों ने भी बहुत तरह की बातें शुरू की हैं, बहुत तरह की बातें सुनी। जो बातों में कहीं दम है तो कहीं बेदम है, बहुत चीज़ें। जैसे जब रूस का खात्मा हुआ, दुनिया में पूरे तौर से पूंजीवाद चारों तरफ छा गया, तो ब्रेज़िन्स्की साहब ने कहा कि ये तो अमेरिका का ट्रायम्फलिज्म है, हमारी जीत है पूरी दुनिया में। लेकिन एक फुकुयामा करके एक बड़े समाजशास्त्री थे, उन्होंने कहा एंड ऑफ हिस्ट्री, अब इतिहास यहाँ समाप्त हो गया, इसके बाद कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसके बाद हो गया जितना होना था सब। ये जो बातें उठती हैं, ये सारी बातें होकर इकट्ठा होकर चली आई। लुब्बे लुबाब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक महा ट्रांजिशन का युग आया हुआ है हमारे साथ, जिसमें जैसे एक अंधा युग करके एक नाटक था, किया जाता था जी। कहीं न कहीं हमको लग रहा है, दिखलाई पड़ता है कि जैसे अंधा युग लौट रहा है हमारे बीच। दूसरी बात, एक बात जिसको बड़ा नज़रअंदाज किया है, जिसको थोड़ा बहुत मैं कहता रहा हूँ, लेकिन ये मैं भी बहुत कम कहता रहा हूँ, उसको बहुत कम उसमें ये जो कोविड आया हुआ था जी। हम जब इतिहास कोई भी देखें, किसी प्रक्रिया को देखें, तो हमको उसके पृष्ठभूमि को नहीं भूलना चाहिए। हम लोग अभी पोस्ट कोविड इंडिविजुअल्स हैं जो जीवित रह गए हैं। हाँ, कोविड में हम मर जा सकते थे, हम तो रोजाना सोचते थे कि आज नहीं कल, कल नहीं बिल्कुल परसों। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, डे टू डे हमारा लाइफ था, और बहुत लोग मर गए, बहुत लोग चले गए हैं। हम एक बात सोचते थे उस कोविड के ज़माने में कि कोविड ऐसा पूरा एक विश्वव्यापी एक महामारी के रूप में आया है, शायद दुनिया थोड़ी बदल जाएगी, थोड़ी उसमें दया आएगी, तो शायद मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स धीमा होगा, या कम से कम सिंपैथी की तरफ चलेगा। इंडस्ट्रियल सिंपैथी कॉम्प्लेक्स होगा, मिलिट्री कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। हम सोचते थे कि शायद दुनिया में नए मूल्यबोध या ऐसे मूल्यबोध बनेंगे जिन मूल्यबोधों की कल्पना हम सब लोग करते थे, राम राज्य में, स्वर्ग राज्य में, या लोग जैसे मार्क्स की कल्पना थी, अपनी एक साम्यवाद की कल्पना थी कि जिसमें स्टेट ऑल्सो, जो राज्य है वो भी समाप्त हो जाएगा, लोग अपने अपने तरीके से करेंगे, एक आदमी अपना
काम भी करेगा, लेकिन उसके एंटरटेनमेंट का पीरियड भी बहुत लंबा होगा, उसके पास खाने पीने का भी पैसा रहेगा, सब कुछ रहेगा, एक कर सभी लोगों के लिए जगह रहेगी समाज में, उस तरह का समाज। हम सोचते थे कि शायद ये कोविड सब लोगों को बाध्य कर देगा कि इस तरफ चलिए, लेकिन हमने देखा कि बिल्कुल उल्टा हुआ। कोविड में हमारे यहाँ क्या हुआ, लाखों मजदूर, करोड़ों मजदूर मैं कहूँगा सड़क पे आ गए हैं। ठीक है, बाद में धीरे धीरे एडजस्ट हुए, चले गए, लग गए, कुछ मर गए, कुछ ये हो गया। हम लोग भी भूल गए हैं, एक्चुअली हम कोविड को भूल गए, बिल्कुल भूल गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये इतनी बड़ी घटना हुई थी इस शताब्दी में जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको हम भूल गए। उसका भी प्रभाव है। उसका प्रभाव ये है कि कोविड के बाद की पीढ़ी जो है, जिसमें हम जीवित रह गए हैं, थोड़ा सा हमारी उम्र ज़्यादा हो गई है, हैं? और जो नौजवान हैं, जो बाय द वे नहीं मरे हैं, जो आए, अचानक उनको बहुत सारी चीज़ें जो कोविड के वक्त में 3-4 साल में बिल्कुल बंद थी, वो मिला कि भाई हमको जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहिए। वो भी एक स्पीड रहता है। दूसरा पूंजीपति, कोविड के वक्त में एक बड़ा हिडन इफेक्ट है जिसको हमको जानना चाहिए। कोविड के वक्त में मुनाफाबाजी खूब हुई। मैं देखता हूँ एक बात, मैं अभी हमारे लैंडलॉर्ड हैं, हम तो यहाँ किराएदार हैं, हमारे लैंडलॉर्ड हैं, तो हमारे लैंडलॉर्ड से मैंने कहा कि भाई हम भी बूढ़े हो गए हैं, यहाँ कहीं आसपास कुछ खरीदारी बेचने, कहीं जाने के लिए छोटी मोटी कोई अगर साधन मिल जाए हमको खरीदने के लिए, तो जरा देखिए आप। तो बनारस के पुराने रईस आदमियों में के भाई हैं जो मालिक हैं, हमारे मकान मालिक, तो कहे कि आजकल तो बड़ी बड़ी गाड़ी लोग खरीदते हैं छोटी गाड़ियाँ बिकनी बंद हो गई हैं। हाँ, और सेकंड हैंड तो बिकती ही नहीं, हाँ, मिलती ही नहीं। तो ये पैसा कहाँ से आया? ये चीज़ मैं थोड़ा विदेश भी जाता हूँ, साल में एक बार जाना ही पड़ जाता है हमको। वहाँ मैंने देखा कि गाड़ी अचानक जो गाड़ियाँ खड़ी रहती थी हमारे फ्लैट के नीचे, उनका साइज बढ़ गया है, और बड़ी महंगी गाड़ियाँ, जिन गाड़ियों के बारे में पढ़ते रहते हैं हम, लेक्सस, ये वो, लन जिनका दाम हमारे यहाँ 3 करोड़ 4 करोड़ रुपया पड़ेगा, इस तरह की गाड़ियाँ खड़ी हैं। क्या हो रहा है भाई? कल तक तो इस तरह की गाड़ियाँ नहीं खड़ी होती थी, तो साधारण गाड़ियाँ थी जो थी। पूंजीपति वर्ग के पास पैसा आया है। पैसा कैसे आया है? 3 से 4 साल का ड्यूरेशन है कोविड का। उस ड्यूरेशन में जो बड़े पूंजीपति रहे हैं, उनको अपने मजदूरों के लिए तनख्वाह नहीं देनी पड़ी, पूरा पैसा बचा। और माल बिका है, माल तो खरीदना ही पड़ेगा, और माल कोविड खत्म होने के बाद बहुत बुरी तरह से बिका है, बहुत तेजी से बिका है। तो एक तो ये हुआ। दूसरा रेंटल वैल्यू, रेंट नहीं देना पड़ा। हाँ, जो कारखाने की ज़मीन है, ये है, उस पर जो मॉर्गेज किया था हमने, बैंक को किया था, उन सारी चीज़ों को बाकायदा सरकारों ने बाकायदा मौकूफ़ कर दिया हमको। हाँ, बाकायदा बस सब्सिडाइज किया सरकार ने, हैं वो पैसे। तो इस तरह होते होते जो बड़ा पूंजीपति वर्ग था और मझोले का पूंजीपति वर्ग था, उसके बाद बेशुमार पैसा आ गया। हाँ, और ये पैसा उन आम आदमियों का पैसा था। मैं इसके लिए एक छोटी सी घटना का और जिक्र करना चाहूँगा। वो पुरानी घटना है, और हमारे इतिहास और साहित्य से जुड़ी हुई। निराला लगभग पागल आदमी थे, कवि थे, पागल हो गए थे। क्यों पागल हो गए थे? निराला ने 1917-18 में, जब उनके कविता का एक उत्कर्ष आ रहा था, धीरे धीरे बन रहा था, उनकी ज़िंदगी शुरू हो रही थी, उस हाई पॉइंट पे जा रहे थे। उनकी शायद बेटी, जहाँ तक हमको याद है, उनके परिवार के 3-4 लोग सब मर गए। मर क्यों गए? स्पेनिश फ्लू से। ठीक कोविड जैसा था, वही स्पेनिश फ्लू 1918 में आ गया था। और 1918 ने बहुत लोगों को पागल कर दिया। बिल्कुल अकेले हो गए लोग, बिल्कुल से अंधेरा छा गया सामने, क्या करें क्या करें।
18 के बाद 19 में जो जालियांवाला बाग होता है, उसके बाद जो विद्रोह होता है हिंदुस्तान में, उसके पीछे की पृष्ठभूमि में स्पेनिश फ्लू को भी देखता हूँ। ये शायद किसी सोशल साइंटिस्ट ने अब तक नहीं लिखा है, लेकिन है, ये एक फैक्टर है, बड़ा फैक्टर है। उसी तरह का एक फैक्टर आज यहाँ कोविड के पीछे भी छिपा हुआ है। कोविड ने जिस तरह से हमको प्रभावित किया है, जिस तरह से बनाया है, तो इसका कुल लुब्बे लुबाब निचोड़ क्या निकला है? विषमता, गैर बराबरी, भयंकर गैर बराबरी, जिसको हम देख सकते हैं आज की तारीख में अपने सामने। जिस तरह से हमारा समाज अचानक खुला, तो खुलने के बाद इतना गैर बराबरी वाला समाज खुला कि उस पर नेपाली जनता ने विद्रोह किया, नेपाली नौजवानों ने विद्रोह किया। सही ही किया। हमारे यहाँ भी यही है, हाँ, बहुत बुरा हाल है, सब कोई बात नहीं। और अमेरिका में भी यही है, इंग्लैंड में भी यही है, यूरोप में भी यही है, सब जगह। तो ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाएं भी युवा मन को कहीं न कहीं आलोड़ित कर रही हैं। और हम समझते हैं कि नेपाल एक उदाहरण बन गया है। पहले नौजवानों के इनकलाब का आगाज़ जो है वो पश्चिम से आता था, अब आया है एक छोटे से देश, पूरब के हिमालय पे बने हुए एक छोटे से देश से। मैं समझता हूँ कि अब हमारा कॉन्टिनेंट, हमारा जो उपमहादेश है, चाहे एशिया है, अफ्रीका है, ये भी जागृत हो रहे हैं, लैटिन अमेरिका, ये भी जागृत हो रहे हैं। ये आगाज़ चलेगा, आगे बढ़ेगा। और इस अंधेरे युग में, ये अंधेरा और भी गहरा अंधेरा होने जा रहा है, ऐसा नहीं। इस अंधेरे युग में अगर हमको थोड़ा बहुत रास्ता दिखलाई पड़ रहा है, तो रास्ता हमको इन परिवर्तन के लिए जो आज फिर से लोग दीवाने हुए हैं, उनके माध्यम से ही हम रास्ता देख पा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं एक चीज़ बात करना चाहूँगा। मैं एक छोटा सा एक हर्षमंदर हिंदुस्तान में एक अच्छे समाज वैज्ञानिक भी हैं और एक बहुत बड़े नाम सिविल राइट्स के माहौल उसमें दायरे में माने जाते हैं। हर्षमंदर ने भी अपनी बात नहीं कही है, किसी को कोट किया है उन्होंने, और कोट करने में उन्होंने कहा है कि जैसे कि थोड़ा सा हमको धैर्य भी रखना पड़ेगा, थोड़ा हमको समझना भी पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा। जिस परिवर्तन की संभावना हम सोचते हैं कि आ जाए, जिसके लिए हम ये इनकलाब कर रहे हैं, वो एक सेकंड में ही, उसी पल में, उसी तत्काल आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आएगा। गोरख पांडे की कविता है, बबुआ समाजवाद आई लेकिन धीरे धीरे आई। जी। तो ये है, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण घड़ी है। और हम लोग इत्तेफाक से कोविड के बाद के जनरेशन है, हम तो कोविड के बाद के जनरेशन नहीं है, हम लोग तो कोविड को सर्वाइव किए हुए जनरेशन। हम लोग किसी तरीके से जीवित रह गए। हाँ, बिल्कुल। तो हम समझते हैं कि हमारे सामने एक अब दुनिया में जो भयंकर रूप से जो बदलाव आ रहे हैं, सब उसका मवाद दिखलाई पड़ रहा है। चाहे रूस यूक्रेन की लड़ाई हो, चाहे इजराइल की लड़ाई हो, चाहे तमाम जगहों में हमारे देश में जो 2014 से परिवर्तन हुए, जिसमें वोटर लिस्ट से लेकर वोट चोरी से लेकर तमाम चीज़ किया है, ये सब मवाद निकल रहा है। लेकिन ये सब इतने जो क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, मैं समझता हूँ कि इस दौर की एक बड़ी विशेषता है। और शायद ये एक अंधा युग है। धर्मवीर भारती ने तो अंधा युग की कल्पना महाभारत से की थी। हम महाभारत की कल्पना नहीं जा रहे हैं, तो देख रहे हैं एक अंधा युग हमारे सामने खड़ा हुआ है। लेकिन उस अंधे युग में यही एक रास्ता है, इस रास्ते में हमको चलना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा मैं कहूँगा, गोरख पांडे की भी कविता यही कहती है, समझ के करना होगा, धीरे धीरे आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत विस्तार से और बहुत मुकम्मल तौर पर आपने इस चीज़ को हमने जो विषय प्रस्फुटित किया था, उस पर आपने अपने विचार रखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब दर्शकों को भी मुझे उम्मीद करता हूँ कि
आप सबको भी ये वीडियो, दोनों ही वीडियो, पिछला वीडियो भी और ये वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। अब हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार। हाँ, एक बात जरूर कहेंगे कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, अपने विचारों से अवगत कराएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये पहुँचे कि हमको केवल एग्रेशन से नहीं, थोड़ा पेशेंस का भी अपने अंदर पुट ले आना पड़ेगा, क्योंकि बिना उसके वो कहीं ज़्यादा घातक होगा। नमस्कार, जय हिंद।